दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो रात में 9 बजे पीएम में, ठीक है, रात में 9 बजे पीएम में जो है हम लोग बिहार एसएससी का प्लेटफॉर्म करने की प्रैक्टिस करते हैं। यदि मतलब जो है इस पर डेली, ठीक है, रात में 9 बजे प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है। और इससे पहले भी हम लोग जो है कई प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो ये 14 होने वाला है। इससे पहले जो हम लोग 13 प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। यदि ओला प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के जो आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रश्न है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो है शिमला समझौता ये कब संपन्न हुआ था। देखो, भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता जो है 2 जुलाई, ठीक है, 2 जुलाई 1972 को, ठीक है, 2 जुलाई 1972 को जो है ये संपन्न हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। देखो, भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो है ये 1971, ठीक है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो है 1971 में पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के पश्चात, ठीक है, पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के पश्चात जो कि 1972 में, ठीक है, 1972 में जो है शिमला समझौता हुआ था, ठीक है, शिमला समझौता हुआ था। आपका किसके कारण हुआ था, तो पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के कारण हुआ था। देखो, इसमें हम बात कर ले कि इसमें भारत की ओर से इंदिरा गांधी, ठीक है, इसमें जो है भारत की ओर से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो था जो कि इसमें हस्ताक्षर किया था, ठीक है, शिमला समझौता में। और हम बात कर ले कि भारत और पाकिस्तान का बीच जो कि ताशकंद समझौता हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता, इसकी समझौता की हम बात कर ले तो ताशकंद की समझौता जो है 10 जनवरी 1966 को हुआ था, ठीक है। इसे भी आपको याद रखना है कि 10 जनवरी 1966 के बीच जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ताशकंद का समझौता हुआ था 1966 में। और इसमें जो है भारत की ओर से प्रधानमंत्री जो था ये लाल बहादुर शास्त्री था, ठीक है। ये जब हुआ था तो इस समय जो है भारत की ओर से प्रधानमंत्री जो ये लाल बहादुर शास्त्री था और पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान था, ठीक है, मोहम्मद अयूब खान था। तो इस तरीके से जो कि समझौता 1965 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो कि समाप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपको पता चल गया होगा कि जुलाई 1972, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह जो ये कौन सा है। भारत के द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह जो है ये कौन सा है। देखो, ये एडुसेट क्या हो जाएगा, एडुसेट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एडुसेट, ठीक है। देखो, इसे जो है ना, इसे लमसम बात कर ले तो 2004 में, ठीक है, 2004 का भारत पाकिस्तान का युद्ध, थोड़ी क्या कहते हैं, 2004 का जब मतलब इसे छोड़ा गया, यह भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह था, ठीक है, यह जो भारत के द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह था। लेकिन 2002 में, ठीक है, 2002 में भी जो है ना, 2002 में एक मेट सेट क्या था, एक मेट सेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है मेट सेट, ये प्रक्षेपित भारत का पहला मौसम संबंधी उपग्रह था, ठीक है, मेट सेट जो कि 2002 में ये विकसित हुआ था। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि दृष्टिहीनों के मतलब बढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार जो है किसने किया है। दृष्टिहीनों के बढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार जो है ये किसने किया है। देखो, ये लुई ब्रेल ने किया है। किसने किया है, लुई ब्रेल ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लुई लुई ब्रेल ने। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य जो कि निर्धारित किया गया था। भारत के मूल कर्तव्य जो है निर्धारित किया गया था। देखो, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये निर्धारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा हम बात कर ले कि 41वें संविधान संशोधन की। देखो, 41वें संविधान संशोधन जो है 1976, ठीक है, 1976 के द्वारा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की मतलब क्या कहते हैं, अवकाश ग्रहण करने की आयु जो है इसमें 60 वर्ष, ठीक है, 60 वर्ष की जगह जो है यहाँ पर 62 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है, 62 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर की, भारत के महान हिंदू विधि निर्माता जो ये कौन थे। भारत के महान हिंदू विधि निर्माता जो है ये कौन थे।
देखो इसकी हम बात कर ले तो ये मनु था, तो कौन ये मनु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मनु। देखो मनु ने क्या कहते हैं, मनु स्मृति के नाम से यानी कि विधि संहिता की रचना किया है, और कपिल संख्या क्या कहते हैं, कपिल संख्य दर्शन की भी प्रेरणा देती थी। और कौटिल्य की हम बात कर ली, कौटिल्य जो है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किया है, ठीक है। ये जो है किसने की रचना किया है, कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र की रचना किया है। और ये किसकी रचना किया है, ये सांख्य दर्शन की रचना किया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि वारसा वारसा किस देश की राजधानी है। वारसा जो है ये किस देश की राजधानी है, वारसा। देखो वारसा जो है ना पोलैंड की राजधानी है, ठीक है। पोलैंड की राजधानी जो है ये वारसा हो जाएगा, ठीक है, वारसा। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश की समाचार एजेंसी जो है ये क्योडो है। किस देश की समाचार एजेंसी जो है ये क्योडो है, क्योडो। देखो ये जापान की, किसका है ये, जापान का। जापान की समाचार एजेंसी जो ये क्योडो है, ठीक है, क्योडो जापान का। और इटली की हम बात कर ले, इटली की यहाँ पर जो दिया गया है इटली, तो इटली का क्या हो जाएगा, तो इटली का हो जाएगा अंसा। क्या हो जाएगा, ये अंसा एजेंसी हो जाएगा इटली के लिए, ठीक है। और फ्रांस के लिए हम बात कर ले तो फ्रांस के लिए जो AFP क्या हो जाएगा, AFP एजेंसी हो जाएगा, ठीक है। और ये मिस्र दिया गया है, मिस्र के लिए जो है मैना हो जाएगा, ठीक है। मिस्र के लिए क्या हो जाएगा, मैना। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर की, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील जो है ये कौन सी है। संसार में स्वच्छ झील की सबसे बड़ी झील जो है ये कौन सी झील है, सबसे बड़ी झील। देखो ये लेक सुपीरियर क्या हो जाएगा, लेक सुपीरियर झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कहाँ पर पड़ता है, ये अमेरिका में पड़ता है, ठीक है, अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। जिसकी मतलब ये ताजे पानी की झील भी है। और इसकी हम बात कर ले तो कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये जो है ना 82,100 कितना, 82,100 वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है, ठीक है, 82,100 वर्ग किलोमीटर में। और ये लेक मिशिगन जो है, लेक मिशिगन ये भी एक झील है, ठीक है। ये भी जो है ना एक झील ही है। और ये भी जो है अमेरिका में ही अवस्थित है, ठीक है। ये भी जो है अमेरिका में ही अवस्थित है, इसे भी आपको याद रखना है, अमेरिका में ही अवस्थित है। और ये बात कर लें कि लेक विक्टोरिया की, तो लेक विक्टोरिया जो है ये क्या है, तंजानिया में अवस्थित है, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है, ये तंजानिया में, ठीक है। लेक विक्टोरिया जो है ये तंजानिया में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर की, विश्व का सबसे छोटा पक्षी जो है ये कौन सा है। विश्व की सबसे छोटा पक्षी, देखो सबसे छोटा पक्षी जो होता है ये हमिंग बर्ड होता है, ठीक है। सबसे छोटा पक्षी जो होता है ये हमिंग बर्ड होता है पूरे विश्व में, ठीक है। और ये कीवी भी जो है ना एक पक्षी है, कीवी जो एक पक्षी होता है जो कि कहाँ पर पाया जाता है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ठीक है, न्यूजीलैंड में, ठीक है, न्यूजीलैंड में। चलिए और बात कर ले कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है किसका होता है, तो शुतुरमुर्ग का होता है, ठीक है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो किसका होता है, शुतुरमुर्ग का होता है। तो इसे भी आपको याद रखना है, सबसे बड़ा जो शुतुरमुर्ग का, और सबसे छोटा जो होता है ये हमिंग बर्ड, ऑप्शन नंबर सी में जो कि दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला ये कौन था। भारत में निम्नलिखित में से आक्रमण करने वाला सबसे पहले जो ये कौन था, यानी कि भारत पर सबसे पहले जो किसने आक्रमण किया है। देखो भारतवर्ष में ना सबसे पहले जो नहीं ये अरब ने आक्रमण किया था, ठीक है, अरब। कब किया था, तो ये जो ना 1712 ईस्वी में सबसे पहले आक्रमण किया था, ठीक है। और आपको पूछ दिया जाए कि भारत में जो है क्या कहते हैं, भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण जो ये भारत ने किया था,
ठीक है, फारस। आपको ऐसे भी याद रखना है कि भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण जो है ये कौन था, ये फारस था, कौन, फारस। चलिए, चलिए अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग का गठन जो ये कब हुआ था, मुस्लिम लीग के गठन जो है ये कब हुआ है, मुस्लिम लीग का गठन जो है ये कब हुआ है। देखो मुस्लिम लीग का गठन जो है 1906 ईस्वी में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1906 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1906 में। चलिए अगला प्रश्न है कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग जो हम लोग किसके मापने के लिए करते हैं। देखो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम लोग जो किसका प्रयोग करते हैं, रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। और ये जो है समुद्र की गहराई नापने के लिए हम जो है फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फेदोमीटर का। ठीक है, फेदोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए। चलिए, चलिए अगला प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है किस वर्ष हुआ था, सभी को आंसर देना है। देखो ये जो 1761 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी युद्ध हुआ था, जिसमें कि क्या कहते हैं, अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को पराजित किया था। ठीक है, अहमद शाह अली ने किसको पराजित किया था, मराठा को पराजित किया था। उस समय मराठा पेशवा जो कि बालाजी बाजीराव, कौन, क्या कहते हैं, बालाजी बाजीराव था। ठीक है, उस समय जो मतलब क्या कहते हैं, पेशवा कौन था, बालाजी बाजीराव। और प्रथम युद्ध जो है 1526 में। ठीक है, प्रथम युद्ध जो है ये 1526 में, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, और ये 1539 की हम बात कर ले तो 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध जो है ये 1539 ईस्वी में हुआ था, चौसा का युद्ध। ठीक है, और इसमें जो है ना हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था यह युद्ध, जो हुमायूं हो गया और शेरशाह के बीच में हुआ था यह युद्ध। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि खबरों में रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक जो है ये कौन है, खबरों में जो कि एक फिल्म है ये द कश्मीर फाइल्स का निर्देशक जो है ये कौन है, इसका निर्देशक जो है ये कौन हो जाएगा। देखो ये विवेक अग्निहोत्री, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विवेक अग्निहोत्री, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर के जो है 18 वर्ष कर दिया गया है, किसके तहत जो है इसे कर दिया गया है। देखो ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और हम बात कर ले ये जो दिया गया है कि क्या कहते हैं 85, क्या मतलब कहते हैं 55वां, 55वां जो कि ये मतलब संविधान जो दिया गया है अधिनियम 1986 के तहत। देखो इसमें क्या हुआ था कि अरुणाचल प्रदेश को जो है राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था। ठीक है, इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश को राज्य को अपना दर्जा दिया गया है। और 73वां की हम बात कर ले तो इसमें जो है ना क्या कहते हैं पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, इसमें पंचायती राज को क्या दिया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और इसमें हम बात कर ले कि 84 क्या कहते हैं 84वां मतलब संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2002 जो दिया गया है, इसमें लोकसभा और विधानसभा का मतलब क्या कहते हैं परिसीमन किया गया है। ठीक है, परिसीमन किया गया है, किसका किसका, तो एक हो गया लोकसभा और एक विधानसभा का। ठीक है, ये 84वां, ऑप्शन नंबर डी वाला। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर की, निम्न में से कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी से सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है, बताइए कि निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है।
देखो यहाँ पर जो है ना शुक्र हो जाएगा, ठीक है, शुक्र, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर शुक्र हो जाएगा। देखो शुक्र को हम लोग गर्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, शुक्र ग्रह को जो हम लोग गर्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और बुध ग्रह जो है, बुध ग्रह, ये बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिन में करता है, ठीक है, सबसे कम दिन में परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? ये बुध है, जो कि 88 दिनों में करता है। कितना दिन में? 88 दिनों में जो कि पूरा कर लेता है, ठीक है, 88 दिनों में। चलिए अगला प्रश्न है कि पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? देखो 1666 में हुआ था। कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। देखो गुरु गोविंद सिंह क्या कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जो 10वें एवं अंतिम गुरु थे, यह जो है ना क्या कहते हैं, 10वें हो गया और अंतिम गुरु थे, ठीक है, अंतिम गुरु गोविंद सिंह। और उनका जन्म स्थान जो है वर्तमान में पटना साहिब यानी कि गुरुद्वारा में हुआ था, जो कि गुरु गोविंद सिंह ने पाहलू क्या कहते हैं, पाहुल प्रणाली की मतलब शुरुआत किया था, ठीक है, हाँ, पाहुल प्रणाली का शुरुआत। तो यहाँ पर जिस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1966 में, ठीक है, 1966 में। चलिए चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर की, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो ये कब हुआ है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो ये हुआ था, ये कब हुआ था? देखो 1934 में। कब हुआ था? 1934 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1934 ईस्वी में हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है कि बिहार के पटना में, ठीक है, बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है निम्नलिखित में से किस नेता ने जो कि किया था? किस नेता ने जो है किया था? देखो यहाँ पर हम बात कर लें तो यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अंबिका कांत सिंह ने जो कि किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और उसी के आसपास में जो है ना इसी के आसपास में हम बात कर ले तो 12 दिसंबर, ठीक है, 12 दिसंबर 1928 को, ठीक है, इस डेट को भी आपको याद रखना है कि इस समय जो है साइमन कमीशन पटना आया था। इसी समय जो है साइमन कमीशन जो है पटना में आया था, ठीक है। और वहां पर ये क्या कहते हैं, बिहार में भी जो नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण और सारण में शुरू किया गया था। इसे भी आपको याद रखना है। नमक के यदि यहाँ पर नमक का सवाल आया हुआ है तो आपको याद रखना है कि नमक सत्याग्रह जो है बिहार में चंपारण में ही शुरू हुआ था, ठीक है, चंपारण में, जो कि किसानों के विरुद्ध जो कि लड़ते हुए हुआ था, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है। और आपको ये भी आज याद रखना है कि बिहार में जो कि चंपारण में नमक सत्याग्रह हुआ था तो वहां का नेतृत्व जो किसने किया था? तो यहाँ पर नेतृत्व जो है कि बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था, ठीक है, बिपिन बिहारी वर्मा ने नमक सत्याग्रह बिहार में जो कि चंपारण में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण जो कि बिहार पड़ा है? बिहार का राज्य नाम जो दिया गया है किसके कारण दिया गया है, बताइए। देखो ये बुद्ध विहार के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बुद्ध विहार के द्वारा। देखो प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान सुत्त पीटक एवं विनय पीटक की रचना हुआ है, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान जो है सुत्त पीटक हो गया और विनय पीटक बुद्ध मतलब इसकी रचना हुआ है। और द्वितीय बुद्ध संगीति के दौरान जैसे कि बौद्ध धर्म को भागो और अष्टवीर और क्या कहते हैं महासंधिक दो गुट में विभाजित हो गया था। और तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान जो है क्या कहते हैं अभिधाम पीटक की रचना हुआ है और संघ भेद रोकने का नियम भी बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि बुद्ध बिहार के अंतर्गत जो कि अपना बिहार राज्य का नाम पड़ा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर की, बांग्लादेश का उदय जो ये कब हुआ है? बांग्लादेश का उदय जो है ये कब हुआ है?
देखो बांग्लादेश का उदय की हम बात कर ले तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के पश्चात, ठीक है, भारत और पाकिस्तान की युद्ध के पश्चात जो है 1971 में, ठीक है, कब 1971 ईस्वी में जो कि बांग्लादेश का उदय हुआ है, ठीक है, बांग्लादेश को उदय हुआ है। और बांग्लादेश को जो है ना मतलब 16 सितंबर, ठीक है, 16 सितंबर 1971 को, ठीक है, 16 सितंबर 1971 को ही जो स्वतंत्रता मिली है बांग्लादेश को। और यहाँ संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ की मुद्रा जो कि टाका चलता है, यहाँ पर कौन सी मुद्रा चलता है, टाका, यानी कि बांग्लादेश में कौन सा मुद्रा चलता है, टाका चलता है। और यहाँ की भाषा की हम बात कर ले तो ये बांग्ला भाषा वहाँ पर चलता है, ठीक है, बांग्ला। और बांग्लादेश के प्रमुख शहर जैसे कि ढाका, उसके बाद राजशाही, मेमनसिंह, रंगपुर, ये सब मतलब वहाँ का मतलब प्रसिद्ध शहर है। और ये बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पड़ता है, ये ढाका पड़ता है, ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका, इसे भी आपको याद रखना है। और बांग्लादेश का मतलब जो टाका मतलब जो वहाँ का करेंसी है। चलिए अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो ये कहाँ पर स्थित है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है। देखो ये तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। और ये अहमदाबाद की हम बात कर ले तो अहमदाबाद में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यहाँ पर स्थित है, ठीक है, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यहाँ पर स्थित है अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद में। और बेंगलुरु में बात कर ले तो इसरो का उपयोग केंद्र, यहाँ पर जो इसरो का उपयोग केंद्र कहाँ पर स्थित है, इसरो का, तो ये बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है, इसरो का। और ये चांदीपुर में बात कर ले तो चांदीपुर में जो है ना, चांदीपुर में प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, ठीक है, प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपण केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है, चांदीपुर में ही स्थित है। चलिए चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर की, पिनाक क्या है, पिनाक जो है ये क्या होता है, पिनाक जो है ये क्या होता है, पिनाक जो है क्या होता है। देखो ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर होता है। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर की, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखो 1965 में, ठीक है, 1965 में जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो इसमें क्या दिया जाता है, तो इसमें जो 11 लाख रुपया दिया जाता है, ठीक है, 11 लाख रुपया, इसे भी आपको याद रखना है, इसमें 11 लाख रुपया दिया जाता है, ठीक है, 11 लाख रुपया। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बोलती फिल्म जो ये कौन सी थी, भारत में मतलब पहली बोलती फिल्म की बात कर रहा है। देखो ये बोलती फिल्म जो ये आलम आड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आलम आड़ा, ठीक है। और कब बना था ये आलम आड़ा, तो ये जो 1931 ईस्वी में बना था, ठीक है, 1931 में आलम आड़ा पहली बोलती फिल्म, जिसकी अभिनेत्री जो है कौन था, ये जुबेदा बेगम, कौन था, जुबेदा बेगम। और बात कर ले कि भारत में हिंदी फिल्म की मतलब जो है ना पहली हिंदी फिल्म जो है कौन सी थी बनी, तो पूछ देगा तो क्या कीजिएगा कि भारत में हिंदी फिल्म का जो है सबसे पहले जो बना था ये राजा हरिश्चंद्र बना था, तो कौन बना था, ये राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में बना था हिंदी फिल्म, ठीक है, हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र। और फिल्म के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में, तो फिल्म के क्षेत्र में हम बात कर ले तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, फिल्म के क्षेत्र में।
और इसकी दादा साहेब फाल्के की शुरुआत की हम भी बात कर ले तो इसकी शुरुआत जो 1969 में हुआ है, ठीक है, 1969 में। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर की, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप जो है ये कौन सा है? निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप जो है ये क्या होता है? देखो ये मणिपुरी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य जो कि अन्य तीनों के लोक नृत्य हैं, ठीक है, मणिपुरी। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है ये किस सम्मेलन से जो की हुई थी? देखो ये ब्रेटन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न की विश्व जल दिवस जो कि 2022 के अवसर पर सुजलाम मतलब कि अभियान 2.0 का शुभारंभ जो है किसने किया है? शुभारंभ जो है किसने किया है 2.0 का? 2.0 का शुभारंभ जो है किसने किया है 2.0 का? देखो ये गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो कि किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने। चलिए अगला प्रश्न है कि ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ललित कला अकादमी की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुई थी? देखो 1954 में। कब हुआ है? 1954 ईस्वी में हुआ है ललित कला अकादमी की स्थापना, 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और इसी समय एक भी और भी पुरस्कार जो कि मतलब यहाँ पर जो है एक पुरस्कार मतलब जो है मतलब शुरुआत हुआ था, भारत रत्न पुरस्कार जो कि 1954 में ही शुरुआत हुआ था, ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार। और सबसे पहले जो खान अब्दुल गफ्फर खान को जो कि भारत रत्न पुरस्कार मिला है, ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर की, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था जो है की गई है? समाप्ति की व्यवस्था जो है ये किया गया है। देखो ये आर्टिकल 169 के तहत ही जो है किया गया है। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये राज्यसभा सदस्यों की हर तरह मतलब 6 वर्ष का होता है, ठीक है, 6 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? तानसेन जो था किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? देखो ये अकबर के, किसका? अकबर के, अकबर के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अकबर के। और अकबर के जो है ना, अकबर के दरबार में 9 रत्न था, ठीक है, 9 रत्न, इसे भी याद रखना है। अकबर के दरबार में जो है 9 गो रत्न था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय का श्रेय जो है ये किसे दिया जाता है? देखो ये बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को जो कि दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक संभालेगा? किसकी इच्छा यदि होगा तब तक वो संभाल सकता है? देखो ये आर्टिकल की हम बात कर ले, आर्टिकल 75 भाग 2, ठीक है, इसके अनुसार जो है मंत्री ग्रहण राष्ट्रपति के, जब तक राष्ट्रपति मतलब उसको चाहेगा तब तक जो है वो पद पर अपना रह सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है कि चीन ने अपने किस रॉकेट के माध्यम से एक साथ 22 उपग्रहों को जो है लॉन्च किया है? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि चीन ने अपने किस रॉकेट के माध्यम से एक साथ 22 उपग्रहों को जो है लॉन्च किया है, 22 उपग्रहों को।
देखो ये लॉन्च मार्च 8 के तहत जो कि किया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच में स्थित है। डुरंड लाइन जो है किन दो देशों के बीच में स्थित है, डुरंड लाइन रेखा। देखो ये रेखा जो है ना भारत और क्या कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है, डुरंड लाइन रेखा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। और भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैक मोहन रेखा है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि पूछ देगा तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन रेखा है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि पूछ देगा तब जाकर के यहाँ पर जो है रेड क्लिफ लाइन रेखा हो जाएगा। चलिए चलिए अगला प्रश्न बताइए कि ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो वो क्या कहलाती है। आपको फिर से समझना है कि ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही, मतलब वो क्या कहलाएगी। देखो वो क्या कहलाएगा, तो यहाँ पर जो है सीधा सी बात है कि गतिहीन स्फीति कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाह क्या कहते हैं, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु ये कहाँ पर हुई थी। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था। देखो ये आगरा में हुआ था, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, आगरा में। इसकी मृत्यु जो है आगरा में हुआ था। कब हुआ था, क्या कहते हैं 1530 में हुआ था, ठीक है, 1530 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में। चलिए चलिए अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। हॉकी के एक खेल मतलब टीम में जो है ना कितने खिलाड़ी होते हैं। देखिए टोटल का 11 खिलाड़ी होता है, ठीक है, 11 को। और खो खो क्या कहते हैं, खो खो जिसको हम लोग बेसबॉल बोलते हैं उसमें 9 को खिलाड़ी होते हैं, 9 को, प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी, ठीक है, 9 को। चलिए अगला प्रश्न है कि द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक का लेखक जो है ये कौन है। द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक का लेखक जो है ये कौन है। देखो यहाँ पर डेसमंड टूटू और दलाई लामा दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो ये कहाँ पर स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है। देखो ये जो है ना नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। और क्या कहते हैं भारत का वन अनुसंधान पूछ देगा तब ये देहरादून में हो जाएगा, वन संस्थान, ठीक है, वन वन अनुसंधान ये कहाँ पर स्थित है, ये देहरादून में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम जो ये कब गिराया गया। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम जो गिराया गया था ये कब गिराया गया था, हिरोशिमा पे। देखो 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा 6 अगस्त को, ठीक है, 6 अगस्त को। हिरोशिमा पर बम जो गिराया गया था 6 अगस्त को गिराया गया था, ठीक है।
जो कि हिरोशिमा कहाँ में पड़ता है? जापान में पड़ता है, जापान में, ठीक है, जापान में। चलिए, अगला प्रश्न है कि सांसद के चुनाव के लिए मतदाता को, सॉरी क्या कहते हैं, सांसद के चुनाव के लिए मतदाता को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु पूछ रहा है। देखो, ये सभी जानते हैं कि सांसद की चुनाव यदि हो रहा है तो मतदाता का आयु सीमा जो न्यूनतम होना चाहिए, यानी कि मिनिमम होना चाहिए, वो 18 वर्ष होना चाहिए। कितना? 18 वर्ष, ठीक है। और मूल संविधान में चुनाव में मतदान की आयु जो है यहाँ पर मूल संविधान में 21 वर्ष होना चाहिए, मूल संविधान में, ठीक है, मूल संविधान में 21 वर्ष। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 61वें, क्या है, 61वें संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, 1989 में, हाँ 1989 में हुआ था, उसमें मतदाता की उम्र सीमा को जो है 21 वर्ष पहले दिया गया था, लेकिन उसको हटा करके जो ये 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है, 18 वर्ष इसके अनुसार, ठीक है। तो ये आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर एक पॉइंट, दो पॉइंट और भी आपको पता होना चाहिए। यदि आप लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो यहाँ पर 25 वर्ष होना चाहिए, यदि आप लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, लोकसभा से लिए, लोकसभा से लिए यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए यदि आप राज्यसभा से कर रहे हैं तो राज्यसभा से जो है, राज्यसभा से तो ये 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा के लिए। और राष्ट्रपति के लिए कितना होना चाहिए? राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए कितना? तो राष्ट्रपति के लिए जो 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए। चलिए, तो यहाँ पर जिस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18 वर्ष। चलिए, अगला प्रश्न बताइए कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल जो है ये कौन था? देखो, 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और इसका शासन काल की हम थोड़ा बात कर ले तो इसका शासन काल जो है ना 1856 से लेकर 62 तक मतलब चला था, ठीक है, 56 से लेकर 62 तक। और इसका शासन लॉर्ड डलहौजी का शासन काल जो है ना, लॉर्ड डलहौजी का शासन काल ये 1848 से 56 के बीच में चला था, ठीक है। उसके बाद जो है लॉर्ड कैनिंग आया है। और ये लॉर्ड मेयो का शासन काल की हम थोड़ा बात कर ले फिर से। लॉर्ड मेयो शासन का ये 1869 में आया, ठीक है, और इसका शासन काल 72 तक चला था, ठीक है, 72 तक। और उसके बाद फिर आया लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन का शासन काल की थोड़ा भी हम बात कर ले तो यह जो 1880 में आया, ठीक है, ये 1880 में आया और उसकी मतलब 84 में मतलब समाप्त हो गया, ठीक है, 84 में, कि 4 साल जो कि लॉर्ड रिपन भी रहा है। चलिए, अगला प्रश्न है 44 नंबर की, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध जो है ये किस वंश से मतलब जो है संबंधित था? देखो, बुद्ध जो था ना ये शाक्य वंश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाक्य वंश से। और महावीर जो है इससे संबंधित था, महावीर, ठीक है, महावीर जो एक जातक से संबंधित था। और ये मौर्य से थोड़ा बात कर ले, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को प्रति वर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को प्रति वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की जो है ये घोषणा किया है? देखो, ये 26 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 दिसंबर को। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो कि 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है? देखो, ये 24 पॉइंट का 62%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी है, 2 बार लगातार महिला मुख्यमंत्री बनी है? देखो, ये दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, दिल्ली। देखो, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री
की हम बात कर ले, पहला यानी कि प्रथम की हम थोड़ा बात कर ले, तो प्रथम में क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, सुषमा स्वराज। क्या हो जाएगा, सुषमा स्वराज। ठीक है, सुषमा स्वराज, ये प्रथम में हो जाएगा सुषमा स्वराज। और दूसरी में जी हम बात कर ले, तो दूसरी में जो कि कांग्रेस की पार्टी थी, मुख्यमंत्री शीला, कौन था दूसरा में, जो कि शीला था, शीला। ठीक है, शीला दीक्षित। प्रथम में सुषमा स्वराज, दूसरा में शीला दीक्षित था। ठीक है, दो बार क्या कहते हैं, महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष की यात्री, मतलब सॉरी, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट जो है ये कौन होंगे, ये जो है कौन होंगे। देखो ये संतोष जॉर्ज कुलानगरा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि बृहस्पति, ट्रोजन, क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा जो ही किया गया है, किस मिशन को। देखो ये मिशन लूसी को घोषणा किया गया है, मतलब लॉन्च करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए अगला प्रश्न कि 15 से 26 नवंबर 2021 के मध्य किन दो देशों की सेना के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 जो कि आयोजन किया जा रहा है, बताइए। देखो यहाँ पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान, सॉरी क्या कहते हैं, भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसी निम्न में से किस परिघटना के कारण होती है। देखो ये डॉपलर का प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, डॉपलर के प्रभाव के कारण। देखो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि डॉपलर प्रभाव जो होता है ये ध्वनि हो गया और प्रकाश हो गया, ये दोनों से संबंधित होता है डॉपलर प्रभाव। ठीक है, दोनों से। चलिए अगला प्रश्न है कि बर्फ के दो टुकड़ों को मतलब आपस में दबाने पर टुकड़े जो चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाता है, बताइए। देखो क्योंकि दबाव अधिक होने से बर्फ का गलना क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है, किस ग्रह को जो हम लोग मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं। देखो मॉर्निंग स्टार के नाम से हम लोग जो शुक्र को जानते हैं, किसको, शुक्र को। ठीक है, जिसको हम लोग भोर का तारा भी कहते हैं। और सबसे गर्म ग्रह भी जो इसी को कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह भी जो होता है यही होता है सबसे गर्म ग्रह। और शुक्र और बुध, ठीक है, शुक्र हो गया और बुध हो गया, इसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, शुक्र हो गया और बुध हो गया, इसके पास जो है अपना कोई उपग्रह नहीं होता है। और मंगल की हम बात कर ले तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मंगल को जो है ना लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें फेरिक मतलब क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति होता है, इसी कारण से जो वो लाल दिखाई पड़ता है। और शनि ग्रह की हम थोड़ा चर्चा कर ले तो शनि ग्रह जो होता है, शनि ग्रह के बाहर बने यानी कि वलय जो होता है के कारण शनि ग्रह को सुंदर ग्रह भी जो है कहा जाता है, क्योंकि इसके चारों ओर वलय मतलब होता है, वलय। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार जो है कब अधिक मालूम पड़ता है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार जो है कब अधिक जो है उसे मालूम पड़ने वाला है, बताइए। देखो कब उसको मतलब अधिक मालूम होगा, जब जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से मतलब ऊपर जा रही होगी, तब उसको जो है ना अपना वजन का जो है ना अधिक मालूम पड़ने लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए
अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है आपको बताना है, क्यों फट जाता है। देखो गुब्बारा जो होता है ना, गुब्बारा में ऊपर जाने पर वायु दाब क्या होता है, घट जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, वहां जाते जाते वायु दाब जो है घटता जाएगा। ठीक है, वायु दाब। चलिए अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश के लाल, हरे और नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी रंग निम्न में से कौन सा होने वाला है, बताइए। देखो रेड हो गया, ब्लू हो गया और ग्रीन हो गया। ये तीनों को यदि हम मिलाएंगे तो यहाँ पर जो है व्हाइट कलर बनने वाला है, व्हाइट, यानी कि सफेद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सफेद। ठीक है, सफेद। चलिए अगला प्रश्न है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति जो है क्या होती है। देखो बात कर ले कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति जो होगी ना, सेम टू सेम होगी, यानी कि वैसा ही रह जाता है। ठीक है, वैसा ही। देखो प्रकाश की चाल का सर्वप्रथम गणना जो है रोमर ने किया था। प्रकाश की चाल जो था, प्रकाश की चाल, इसकी गणना जो है सबसे पहले किसने किया था, रोमर वैज्ञानिक ने किया था, रोमर ने। ठीक है, रोमर ने। उसने बताया कि प्रकाश की चाल, हाँ, उसने चाल ही बताया है। प्रकाश की चाल जो है ना, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड जो कि प्रकाश की चाल होता है लाइट का। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, उसमें प्रकाश की चाल जो है उतना ही कम होगा। जिस माध्यम में अपवर्तनांक का मान, यानी कि म्यू का मान जो है, जितना मतलब क्या होगा, अधिक होगा, उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा। और जिस पदार्थ का घनत्व जितना मतलब अधिक होगा, उसमें भूकंपीय मतलब तरंग की चाल जो उतना ही अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि रडार का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। देखो जहाज, वायुयान आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन करने के लिए जो कि किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक जो है कौन नहीं है। देखो प्रकाश वर्ष जो होता है ये समय का मात्रक नहीं होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष भी जो है ना, एक प्रकार का दूरी का ही मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर। चलिए अगला प्रश्न है 60 नंबर की, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। सबसे मतलब अच्छा चालक जो है कौन सा होगा, मतलब हीट करने के लिए, देखिए ऊष्मा के लिए। देखो सबसे अच्छा होगा वो पारा हो जाएगा। ठीक है, पारा। देखो पारा धातु को ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक माना जाता है, इसलिए पारा धातु को जैसे कि थर्मोमीटर में उपयोग भी किया जाता है। पारा धातु का उपयोग जो थर्मोमीटर में किया जाता है। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है। देखो नीला थोथा का रासायनिक नाम ये कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट। और इसका उपयोग कहाँ पर हम लोग करते हैं। देखो कीटनाशक के रूप में हो गया, विद्युत सेल में हो गया, रंग बनाने में हो गया, कॉपर शुद्धिकरण में हो गया, वहां पर जो हम कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट का। चलिए और इसका हम फॉर्मूला आपको बताना चाहे तो CuSO4। ठीक है, CuSO4 × 5H2O इसका फॉर्मूला होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है किस तापमान पर होता है, यानी कि कितना टेम्परेचर पर होता है।
देखो ये प्लस का 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 4 डिग्री सेल्सियस पर। देखो ताप बढ़ने पर द्रव का घनत्व जो है ये घट जाता है और आयतन भी जो क्या होता है बढ़ता है। ताप यदि हम लोग टेम्परेचर यदि हम लोग बढ़ाएंगे, इनके प्लस में जाएंगे, ठीक है, तो यदि टेम्परेचर को हम लोग प्लस में लेकर जाएंगे तो उसका डेंसिटी जो होगा, डेंसिटी वो मतलब घट जाएगा। ठीक है, घट जाएगा, नहीं कि माइनस में चला जाएगा। और उसका आयतन जो होगा यानी कि वॉल्यूम जो होने वाला है, उसका वॉल्यूम जो वो प्लस का फिर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। और पानी का अधिकतम घनत्व ये 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या ये कितना होता है। नाभिक का द्रव्यमान संख्या मतलब क्या होता है। देखो नाभिक का द्रव्यमान संख्या जो होता है, नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होता है, कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। देखो नाभिक के न्यूक्लियनों में संख्या की यहाँ पर जो बात कर रहा है, देखो इसके बराबर यानी कि एन प्लस का पी हो जाएगा। ठीक है, एन प्लस का पी। इसके मतलब यहाँ से क्या पता चलता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा और एक तो प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से हम लोग जो नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या को निकाल सकते हैं और नाभिक में द्रव्यमान की संख्या जो यही होती है। ठीक है, तो अब आपको समझ में ये भी आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वे आयतन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो क्या कहलाती है। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है समान होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो सम सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक। चलिए अगला प्रश्न है कि वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। वायु जो है, वायु में किस गैस की मात्रा जो है सर्वाधिक होती है वायु में। देखो नाइट्रोजन जो कि 78% होता है वायुमंडल में, सॉरी हाँ नहीं नहीं ठीक है, ठीक है 78% हो जाएगा। ठीक है 78%। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन 21% होता है ऑक्सीजन। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन मतलब कठोरतम धातु है, यानी कि कौन ऐसा धातु है जो कि क्या है कठोरतम धातु है। देखो प्लेटिनम जो होता है ना, प्लेटिनम ये एक प्रकार का कठोरतम धातु होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कठोरतम। और पूछेगा कि पूरे विश्व में सबसे कठोरतम धातु जो कौन सा होता है पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व की बात कर लेगा तब जाकर के जो है हीरा हो जाएगा। ठीक है, पूरे विश्व में जो हीरा होता है सबसे कठोरतम धातु हीरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो होता है ये कहाँ पर होता है। देखो ये केशरुक रज्जु में होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक मानव निर्मित गेहूं है, बताइए मानव निर्मित। देखो मानव निर्मित गेहूं जो होता है ये ट्रीकेल, क्या कहते हैं ट्रीकेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो यहाँ पर थोड़ा 19वीं, ठीक है 19वीं सदी के दौरान प्रयोगशाला में स्कॉटलैंड और जर्मनी ने ट्रीकेला मतलब ये गेहूं और राय के संकर मतलब बनाया था। ठीक है, ट्री ट्रीकेल, ठीक है यही बनाया था जर्मन और क्या कहते हैं स्कॉटलैंड के मध्य में। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि चूना यानी कि CaO2 हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन जाती है, बताइए। देखो ये CO2 के साथ यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। चलिए अगला प्रश्न है कि फूल गोभी का मतलब खाने योग्य भाग जो है कौन सा होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग की बात कर रहा है। देखो पुष्प कर्म होता है। ठीक है, पुष्प कर्म ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुष्प कर्म भाग जो कि फूल गोभी का खाया जाता है। ठीक है,
और ये आपको बताना है कि गेहूं का कौन सा भाग खाया जाता है, गेहूं का कौन सा भाग खाया जाता है। जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, गेहूं का कौन सा भाग खाया जाता है, आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि पोलियो ड्रॉप क्या है, पोलियो ड्रॉप ओरल के खोजकर्ता जो है ये कौन है, पोलियो ड्रॉप ओरल का खोजकर्ता जो है ये कौन हो जाएगा। देखो ये रॉबर्ट कोच, क्या हो जाएगा, रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट कोच, ठीक है रॉबर्ट कोच। चलिए अगला प्रश्न है कि विषाणु में क्या होता है, विषाणु जो होता है, विषाणु में क्या होता है। देखो विषाणु में जैसे न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन होता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन होता है विषाणु में। और विषाणु की खोज जो सबसे पहले हुआ है 1892 में हुआ है, ठीक है 1892 में जो कि विषाणु की खोज हुआ है। और इसमें जो है ना क्या कहते हैं, सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के विषाणु पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, टीबिया नामक जो कि हड्डी होती है ये किसमें जो कि पाई जाती है बताइए। देखो ये जो है ना पैर में पाई जाती है, ठीक है पैर में। चलिए और आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर की हड्डी होती है, जो कि मतलब टांग में पाई जाती है, टांग की कहाँ पर, जांघ में। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है अस्टेपिज की हड्डी होती है, अस्टेपिज की हड्डी होती है जो कि कान में पाई जाती है, ठीक है कान में। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज जो है किसने किया है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज जो है किसने किया है, तो इवानोस्की ने किया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। तो अगला प्रश्न है कि आलू किस कुल से संबंधित होता है, आलू जो होता है आलू किस कुल से संबंधित होता है। देखो ये सोलेंसी से संबंधित होता है, ठीक है सोलेंसी से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोलेंसी से। देखो आलू हो गया, उसके बाद बैगन, मक्का, धतूरा, बेला, कोना, टमाटर, ये सभी जो होता है सोलेंसी से संबंधित होता है, ठीक है फिर से समझना है आपको, जैसे आलू हो गया, बैगन हो गया, मक्का हो गया, धतूरा हो गया, बेला हो गया, कोना हो गया, टमाटर हो गया, ये सभी जो होता है ये सोलेंसी से संबंधित होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है तो आज का प्रैक्टिस सेट कौन था, ये 14 नंबर प्रैक्टिस सेट था, ठीक है। तो आज ये 14 नंबर प्रैक्टिस सेट भी कवर हो चुका है। इसी टाइप से जो हम लोग सभी प्रैक्टिस सेट को बारीकी से खत्म कर लेंगे। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद।